So, hey guys, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 534 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डाला। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले इस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किंगचन को देखने के बाद फिर जूफेन हल्के से स्माइल करके वहां से जाते हुए फेरिस व्हील से कहता है कि हम लोग डबल रेन गैदरिंग तक काफी ज्यादा स्लो पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए अगर तुम इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो ये सुन तो फेरिस व्हील कुछ तो कहते हैं कि थैंक यू सर जूस, थैंक यू सो मच। इसके बाद अलाजीन कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपने सफर को चल दिए होते हैं। एक तरफ जूफेन और तीनों वेंडर्स आगे आगे, जबकि उनके पीछे बाकी सभी उनके डिसाइपल नॉन स्टॉप चलते हुए वन टू करते हुए जो मेपल के असल को कम कर रहे होते हैं, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के उल्लू का इंतजार कर रहे होते हैं। अभी आगे जूफेन और उसकी टीम को आता हुआ देख करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर कहता है कि अगर हम लोगों को किसी ने इस तरीके से देखा कि हम एक ग्रेट राइटियस सेक्ट स्टीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हम कभी भी दूसरों के सामने अपना सिर उठा करके नहीं देख पाएंगे और एंड तक हमें इस बुरी ह्यूमिलेशन को सहना पड़ेगा। तो अपने यंग मास्टर की इन सारी हरकतों को देखने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के वो एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि हमारे यंग सेक्ट लीडर काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं और इनके गुस्से होने की आदत बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से यानमो ने यंग मास्टर को काफी हद तक डीप डेमोनिक पाथ की राह पर भेज दिया है और मुझे डर है कि अब वो पूरी तरीके से डेमोनिक एविस में चला गया है और अब इससे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो वहां पे फेरिस हुई आकर के अपने छोटे भाई से कहती है कि लिटिल ब्रदर, बहुत हो गया, तुमने बहुत शिकायतें कर ली। यहाँ पे इस जगह पर एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि उस सुपीरियर थ्री सेक्टर के यानमो से हमारी मदद कर सके, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो जूफेन हमें हमेशा से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है और हमेशा उसको क्रिटिसाइज, उसकी बेइज्जती करना कुछ ऐसा है जैसे कि हम अपने हाथ से खाना खाने वाले हाथ को ही खा रहे हैं और हमारे साथ के लिए इससे बड़ी डिसऑनर की बात तो कुछ भी नहीं है। अब द फेरिस के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद में यंग मास्टर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सारे के सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स, ये सारे ही बहुत बड़े दुष्ट, नीच और पापी होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए ही दूसरों की मदद करते हैं और किसी भी समय इनके साथ चलते रहने से हम एक ऐसे खतरे में पड़ जाएंगे जिससे कि हम कभी भी उबार नहीं पाएंगे। तब उनके ग्रुप की एक लड़की कहती है कि यंग मास्टर, आपकी ये सारी की सारी आलोचना ही निराधार है, इन सबको तो कोई मतलब ही नहीं है और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो हमसे लेना चाहे। मगर लेकिन उनका एक छुपा हुआ प्लान तो हो सकता है, एक चीज तो है जो कि वो हमसे चुराना चाहेंगे और वो खूबसूरत चीज है हमारी सिस्टर किंग जे। उस लड़की की बात सुनने के बाद से सिस्टर जो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जुफन के बारे में सोच करके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब साथ ही अपनी एक प्यारे सी कातिलाना स्माइल पास करती है। इस स्माइल के ऊपर तो भाई हमारे ठकीलों ने घायल है। अब तो वो लड़की सिस्टर चुचू को इस तरीके से छेड़ते हुए हंस रही होती है। सिस्टर चुचू कहती है कि अगर वो सचमुच में मेरे पीछे लगा होता फिर तो सचमुच में मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती। इधर कोई सिस्टर चुचू को बताए कि उनके पीछे तो हमारे एडीएनआई माँ के सभी लौंडे पड़े हुए हैं। तो आखिर ये जुफन क्या चीज है? अगर वापस इस स्टोरी में जिनकी बात सुनने के बाद में उनके पास खड़ी एक ग्रीन हेयर वाली लड़की उनसे कहती है कि क्या इसका मतलब उसे आपकी परवाह नहीं है, मगर अपनी जान दे करके भी आपकी रक्षा करना, यही तो उसका आपके लिए सबसे बेस्ट प्यार का प्रूफ है। उस लड़की की बात सुनने के बाद में सिस्टर चुचू अपना सिर हिला करके उससे मना करती है और कहती है कि फूलों के पास दिल हो सकता है मगर पानी के पास कोई दिल नहीं होता, और वो भी एक ऐसा रिलेंटलेस पानी है जो कि कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, वो हमेशा ही बहता रहता है। और मैं तो अपने इस जीवन में उसके साथ इस छोटे से समय को बिताने के बाद भी काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इससे ज्यादा भी कुछ मिल पाएगा। उससे चुचू की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो येलो हेयर वाली लड़की भी अपने मन में कहती है कि ये दोनों लोग ही इतने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब भी ये किंगचन उसके बारे में बात करती है तो फिर आखिर ये इतना जरा दुखी क्यों हो जाती है? ये सब सोचने के बाद फिर वो येलो हेयर वाली लड़की ग्रीन हेयर वाली लड़की से कहती है कि सिस्टर, क्यों ना हम
सिस्टर किंग चैन की मदद करे उस लड़की के साथ उनकी शादी कराने में। तो ये सुन तो फेरिस री को भी एक झटका लगता है। तभी उन लोगों के एल्डर भी उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, और क्या तुम सभी लोग अपनी सीनियर सिस्टर के उस बाकी के बारे में भूल गई जो कि उनके साथ में हुआ था, इसलिए दूसरों की सीख को अपने दिल में अपना और ऐसी बकवास भरी बातों को करना बंद करो। और फिर एल्डर आगे सिस्टर चूचू से कहते हैं, किंग चैन उस बास्टर्ड के हमलों से बच करके रहना, वो तुम्हारे ऊपर कई बार हमले करेगा, क्योंकि इसके जरूरी तुम्हें लेकर के काफी ज्यादा बैड इंटेंशन है, इसलिए अपने आप को उस प्ले बॉय के अगेंस्ट काफी जरा स्ट्रॉन्गर बनाओ, और वरना तो तुम अगर उसके चक्करों में ही लगी रही तो तुम भी उसकी तरह एक दिन डीप डाउन में डेमोनिक बात पर निकल जाओगी, जिसके के बाद तुम्हारे लिए भी वहां से वापस आ पाना नामुमकिन हो जाएगा। और बाकी तो अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, तो फिर ठीक है अब चलो चलते हैं। इतने वो सभी लोग तो आगे चले लगते हैं, मगर इधर उनका यंग मस्टर तो अभी भी जूफन को याद कर करके गुस्से में अपने बात पीसने लगता है। तभी आगे हमें जूफन और वेनेबलियन को दिखाया जाता है। तो वेनेबलियन कहते हैं कि आखिर ये क्या लूजरों का झुंड है और लोगों को यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इसलिए वो लोग हमारे साथ यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिडिकुलस लोग हमें ही कर्ज कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। जूफन तुम ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसके के इर्द गिर्द उसके पीछे पीछे कोई घूमे, तो फिर आकर तुम्हें अब इतना ज्यादा बदलाव क्यों हो रहा है। तो वेनेबलियन की बात सुनने के बाद में जूफन कहता है कि ये रास्ता चलने के लिए ही बना है, तो इसलिए वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, इसके अलावा वो लोग हमारे काम में तो कोई दखल नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वेनेबलियन कहते हैं कि मगर लेकिन मुझे ये हमारे पीछे पीछे चलने वाला बीटल्स का झुंड परेशान करता है। फिर उन दोनों की बातें सुनने के बाद वेनेबल बीटल किसी स्माइल कर रहे होते हैं, और फिर वो जूफन से कहते हैं कि बच्चे क्या तुम उस वुमेन को सेफ रखना चाहते हो, ये सब कुछ तुम शायद सिर्फ और सिर्फ उस वुमेन के लिए ही कर रहे हो। मगर लेकिन सेक्ट का प्यार और लव के अगेंस्ट एक रूल है, तो इसलिए तुम्हारा ये प्यार सेक्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वेनेबल वी के बात सुन जूफन उनसे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो वेनेबल वी कहते हैं कि कम ऑन ब्रदर अब थोड़ी प्रेजेंस दिखाओ, और फिर हम कोई आवाज नहीं करेंगे, तुम तो हम तीनों को बस हजार हजार सीक्रेट स्टोन्स दे दो, और फिर तुम्हारे सामने हम लोग अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर लेंगे और ये प्रिटेंड करेंगे कि हमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। तो यूजन लुक एट द जू वेंचर के चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा 1000 सीक्रेट स्टोन्स तुम तीनों को? अब क्या उन्हें देने के लिए मैं डबल ड्रैगन मैनर में जाकर डबल ड्रैगन मैनर को ही लूप लूबा ना, इसके अलावा आखिर मैं कहां से इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स लेकर के आऊंगा। तो वेनेबल वी कहते हैं कि ब्रदर तुम शायद थोड़े गलत हो, क्योंकि अब हम तुम्हारी संपत्ति की सीमा को काफी हद तक देख चुके हैं। तो वेनेबल वी की ये बात सुन जूफन से कहता है, सीक्रेट स्टोन्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट चीज है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा अमीर हो सकता हूँ कि मेरे पास इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स होंगे? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े बहुत ही है, और डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपने आप को खतरनाक खतरे से बचाने के लिए पास इनका यूज करके बचने की कुछ प्लानिंग्स है, मगर अब मेरे पास जितने भी हो उन सब का यूज करना होगा। इतना कहकर के जूफन अपने पास से 2 सीक्रेट स्टोन्स को निकालता है और उन्हें उन वेनेवर्स को देते हुए कहता है कि ये लो, और अब इसके बाद में मेरे पास सिर्फ 2 ही सीक्रेट स्टोन्स बचे होंगे। तो उन दोनों स्टोन्स को लेने के बाद में वेनेबलियन भी कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल से ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस बच्चे के पास इतने ज्यादा भी सीक्रेट स्टोन्स नहीं हो सकते, फिर चाहिए कितना भी ज्यादा अमीर क्यों ना हो। तो वेनेबल भी कहते हैं कि ओ नो, इसमें तो बिल्कुल ही मजा नहीं है। इधर जूफन चुपचाप उन लोगों से आगे बढ़ के एक इवजी स्माइल पास करते हुए अपने मन में कहता है, कुछ मूर्ख मुझे लूट करके मुझे मारना चाहते थे, बिल्कुल नहीं, मेरे आगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर तभी अगला सीन में एक पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कोई बंदा खड़े होकर के उनको जाते हुए देख करके उनके ऊपर नजर रख रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि यानमो होता है, जो कि जूफन के पीछे पीछे सिस्टर चुचू की टीम को देख करके कहता है कि ये बास्टर्ड मिस्टिकल हेवन से उस कमीना डेमन स्कैमिंग सेट के पीछे पीछे उसकी पूछ बन करके चल रहा है, फिर अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। यानमो इधर ये सब कह ही रहा होता है, तभी कोई उसके पीछे आते हुए हंसते हुए कहता है, ये एक नोबडी जो कि लोअर 3 सेक्टर में से आता है, उसने सुपीरियर 3 सेक्ट के एक डिसाइपल को बुरी तरीके से बेवकूफ बना दिया, और तुम्हारे इन एक्सपेंसेस के ऊपर तो द बेस्ट ऑफ वेस्टरलैंड निश्चित रूप से हरा मजाक बना करके जरूर ही बुरी तरीके से हंसने वाले हैं। अब ये सब सुनते हुए यानमो गुस्से में उस आवाज की ओर मुड़ते हुए कहता है, आखिर कौन है ये जो ये बकवास कर रहा है। जैसे ही वो अपने सामने के उस बंदे को देखता है तो वो से देख वो काफी ज्यादा शो हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके सामने वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल
टैंकिंग चैन होता है, यानी कि गाइस वही दारूबाज जो कि पिछले कुछ एपिसोड्स में जूवन को मिला था। फिर वो अपनी बोतल पीते हुए कहता है कि डोंट वरी, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक ड्रंकर है, और अब ये ड्रंकर वापस आ चुका है। तो गाइस अब इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोग उसके अगले एपिसोड जाने की कल देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।